हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथ का जुलाई 2019 का पेपर 1। पेपर 2 मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। ठीक है, जो लोग दोनों पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे। यानी दृष्टिबाधित बच्चे हैं आपके क्लास में, उनके लिए आप क्या करेंगे। पहला है शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर। दूसरा, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। तीसरा, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर। और चौथा, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर। तो देखिए, वो दृष्टिबाधित है तो उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठ के तो वो नहीं सीख सकते। हम क्या है, जब उनके लिए वैकल्पिक प्रणाली और साधनों का प्रयोग करें, यानी जो उनके लिए ज़रूरी हैं उनको भी हम अपने शिक्षण की प्रक्रिया में शामिल करें तो वो क्या होगा, उनके लिए बेहतर होंगी और उन्हें सीखने को आसानी रहेगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन पहला जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के छात्र ने 16 × 25 का गुणा इस प्रकार किया। कैसे किया, यहाँ पे दिया हुआ है कि उसने क्या किया है कि 16 × 25 को तोड़ के लिखा। यानी 16 को उसने तोड़ा 8 × 2 में और 25 को 5 × 5 में। फिर उसने 5 की जगह को बदल दिया, 8 × 5 × 2 × 5 करके उसने गुणा किया। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया है। पहला है सहचार्य सिद्धांत, दूसरा है पुनरावृत्त योग, तीसरा है प्रतिलोम गुणन सिद्धांत और चौथा है वितरण सिद्धांत। तो ये जो तरीका है वो हमारा होता है सहचार्य सिद्धांत, एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या होता है, हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और आप स्थान परिवर्तित करते हो, फिर भी क्या गुणा से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। प्रारंभिक संख्या संकल्पना यानी कि अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट, या आप कह सकते हैं प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बताया गणितीय अवधारणाओं में। ठीक है, तो इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो प्रारंभिक संख्या संकल्पना में बच्चे नहीं सीखते हैं। पहला है वर्ग समावेश, दूसरा है संरक्षण, तीसरा है मापन और चौथा है वर्गीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, मापन। मापन बच्चे कब सीखते हैं, जब वो नंबर को सीख जाते हैं, नंबर ऑपरेशन सीख जाते हैं, यानी नंबर्स को कैसे यूज़ करना है वो सारी चीज़ें सीख जाएंगे, उसके बाद वो मेज़रमेंट करना सीखेंगे। तो प्राथमिक संख्या संकल्पना से मापन नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संख्यांक और संख्या के बारे में बात की गई है। देखिए, संख्यांक क्या होता है, संख्यांक होता है किसी नंबर को हम जब कोई सिंबल दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात पूछी गई है, 2 पॉइंट दिए गए। संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और दूसरा है एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो पहला है कि ए शुद्ध है और बी अशुद्ध है, दूसरा है बी शुद्ध है ए अशुद्ध है, तीसरा है ए और बी दोनों शुद्ध हैं और चौथा है ए और बी दोनों अशुद्ध हैं। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा 3। ठीक है, कि ए और बी दोनों शुद्ध हैं, क्योंकि संख्यांक वही होते हैं कि नंबर को प्रतीक देना। जैसे कि आप 6 नंबर है या 5 नंबर, उसको 5 बोल रहे हैं, बाकी आप इंग्लिश में भी FIVE5 लिख सकते हो, रोमन नंबर में भी 5 लिख सकते हो। तो क्या है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि संख्या को विभिन्न संख्यांक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ये बात भी जो है वो सही है, तो दोनों ही पॉइंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है, यानी इसमें से कौन सा जो है वो एक मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है। पहला है मानस दर्शन, दूसरा है कंठस्थ करना, तीसरा है आकलन करना और चौथा है पक्षतरण यानी कि ट्रांसपोजिशन। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 जो है कंठस्थ करना, वो कोई मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं यानी गणितीय के प्रक्रम नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्या को पढ़िए। यानी योग की बात, एडिशन की बात की गई है। एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं। और दूसरा है, ₹9,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद ₹375 की वृद्धि हो गई है, नई कीमत क्या होगी। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें
बताई गई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे आपको क्या है, 4 पॉइंट दिए गए हैं, आपको बताना है इन दोनों चीज़ों के बारे में, एडिशन के बारे में, योग के बारे में, कि क्या चीज़ जो है वो सही है। तो पहला ऑप्शन है हमारा ए, योग की समुच्च संरचना को प्रदर्शित करता है और बी, योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। दूसरा, दोनों ही योग की समुच्च संरचना को प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है, दोनों ही योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। या चौथा है, ए योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की समुच्च संरचना को प्रदर्शित करता है। तो इसमें हमारा जो सही आंसर वो पहला है कि एक योग की समुच्च संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। अब देखिए, समुच्च और संवर्धन संरचना क्या होती है। समुच्च का मतलब है एग्रीगेशन, यानी कि इकट्ठा करना। उसमें क्या किया जा रहा है, एक टोकरी में आपको 15 आम दे दिए गए थे, एक टोकरी में 17, तो आपको मिलकर बताना था, दोनों को इकट्ठा करके बताना था, संयोग करके। और संवर्धन का मतलब एक ही चीज़ के दाम को अगर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, एक ही चीज़ में कुछ और ऐड कर दिया जाए तो वो संवर्धन होता है। तो मोबाइल की ही कीमत को बढ़ाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को बताइए। यानी माप, यानी जो मेजरमेंट होता है, उसके बारे में आपसे बताया गया कि विभिन्न राशि के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन बताइए। पहला है, आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। दूसरा, भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। तीसरा, लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। या चौथा, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। तो इसका जो हमारा फोर्थ है वो सही है, क्योंकि भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। हम भार जो होता है, यानी वेट जो होता है, उसे पहले सीख लेते हैं, क्योंकि भार आयतन की तुलना में कम अमूर्त है। ठीक है, हमें क्या है, हम छू कर देख के भी बता लेते हैं ये भारी चीज़ है, लेकिन आयतन का क्या, हमें पूरा मेजरमेंट करना होगा, है ना, उसका लंबाई गुणा चौड़ाई करना होगा। तो भार हम पहले सीखते हैं और आयतन को हम बाद में सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्र को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल्स को सभी संभव आयताकार व्यूह में व्यवस्थित करें। यानी 25 टाइल्स को क्या है, जितने भी रेक्टेंगुलर एरे बन सकते हैं, आयताकार व्यू बन सकते हैं, उनमें व्यवस्थित करना है। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणा को संबोधित किया जा सकता है। पहला है क्षेत्र, गुणनफल और परिमाप। दूसरा, क्षेत्र, परिमाप, आयतन। और तीसरा, क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई। और चौथा है आयतन, क्षेत्रफल, लंबाई। तो यहाँ पे क्या, टाइल्स की बात की गई और आयताकार व्यूह में व्यवस्थित करने की बात कही गई है। तो हमारा क्या हो गया इसमें कि जब बच्चा जो है वो टाइल्स को आयताकार व्यूह में व्यवस्थित करेगा, तो टाइल्स क्या है, एक 2D संरचना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उसका क्षेत्रफल देखेगा, उसके लिए वो गुणनखंड करेगा, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई करेगा। उसके लिए क्षेत्रफल के लिए लंबाई नापेगा, चौड़ाई को नापेगा, यानी परिमाप करेगा। तो वो इन सब चीज़ों के लिए क्षेत्रफल भी देखेगा, गुणनखंड भी देखेगा और परिमाप। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। यानी कि इसमें आप कह सकते हो कि ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी है। पहला है चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना। दूसरा है विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। तीसरा है कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना, चित्रांकन करना। चौथा, प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना और कंठस्थ करना। तो देखिए, पहले, तीसरे, चौथे तीनों में ही कंठस्थ करना दिया और रट लेना, जो कि मैथ में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये कोई भी एक गणित प्रश्न हल करने का कौशल नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है कि विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना। ये जो है हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वे हैं। यानी वॉन हेले ने अपने जो सिद्धांत दिया उसमें किसके डेवलपमेंट के लिए स्टेजेस दी हैं। पहला है स्थानीय मान, दूसरा है ज्यामितीय चिंतन, तीसरा है भिन्न और चौथा है संख्या की संकल्पना। तो देखिए, मैंने अभी रिसेंटली आपको थोड़े दिन पहले वॉन हेले की थ्योरी बताई भी थी। उन्होंने अपनी थ्योरी क्या है, ज्योमेट्री के लिए दी थी, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग या ज्यामितीय चिंतन के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही होगा। इजी क्वेश्चन पे आते हैं, मिले जुले क्वेश्चन आते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम मतलब क्या होना चाहिए। पहला है कार्य विधिक ज्ञान का केंद्रित होना चाहिए। दूसरा, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। तीसरा, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। या चौथा, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। मैंने अभी आपको कल या परसों में ही डाला है एनसीएफ, जिसमें सब सब्जेक्ट के बारे में बताया है, मैथ के बारे में भी बताया था। तो इसमें जो हमारा सही आंसर वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। क्योंकि ये क्या है, प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है और प्राइमरी लेवल पे क्या बताया गया है कि हमें बच्चों को मैथ ऐसे पढ़ाना है जो उनकी एवरीडे की लाइफ है उससे हम कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ाएं। जैसे छोटे बच्चों को ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि आपकी क्लास में इतने बच्चे, इतने चले गए तो कितने बच्चे, है ना। तो प्रतिदिन के अनुभव के साथ पढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 × 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन जो है वो उचित है। पहला है हमारा टेलर का गिनतारा, दूसरा है संख्या चार्ट, तीसरा है ग्राफ पेपर और चौथा है डायनेस ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या बात की, दशमलव की संख्या को समझाना, संख्या वाले गुणन को इन मल्टीप्लाई को हमें सिखाना। तो सही आंसर ग्राफ पेपर पे ही आप जो है इससे सिखा सकते, बाकी चीज़ पे नहीं सिखा सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है, यानी मूल्यांकन करने के लिए कौन सी योजना सही नहीं है। पहला है विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। दूसरा, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनसे एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सके। तीसरा, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। और चौथा, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवंत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। तो हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है कि मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए, यानी ग्रुप में काम कराया जाए और फिर हम उनको जांचें, तो ये तरीका सही नहीं है। क्योंकि ग्रुप में हम क्या है, बच्चों के बारे में नहीं जान पाएंगे, प्रत्येक बच्चे के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो ये आकलन करने का जो है वो सही तरीका नहीं। सिखाने के लिए अगर आप कोई चीज़ सिखा रहे हैं, उसमें अगर आप ग्रुप में सिखा रहे हैं ना, तो वो चीज़ें अच्छी होती, लेकिन ग्रुप टास्क करा के हम आकलन नहीं कर सकते बच्चों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। यहाँ पे भी नहीं की बात की गई है। पहला है एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। दूसरा, छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूप पर केंद्रित होना। तीसरा, प्रतिदिन के अनुभव के साथ संबंध स्थापित करना। या चौथा, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना। यहाँ बोला गणितीय अध्ययन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो पहला है कि एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। ये तरीका सही नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओ। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर पहला जो है वो सही होगा। तो ये थे टोटल क्वेश्चन पेपर 2019 के पेपर 1 के। आई होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और आपने मेरे नोट्स पढ़े होंगे तो आपने देखा भी होगा कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो मेरे नोट्स से फंस जाते हैं। तो आप अच्छे से उनको पढ़िए, आपका पेपर, आने वाला पेपर बहुत अच्छा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपको, तब तक के लिए बाय बाय।